अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। आज मेरे लिए एक और बड़ा एक्साइटमेंट का दिन है। फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ a general whom I'm following since many months, and since I'm following Indian politics, और गेट वेरी इनलाइटेंड। उनसे बड़ा सीखते हैं, क्योंकि खास तौर पे जो इस वक्त रीजन की सूरत हाल है, इसमें एक आर्मी के जनरल की जो नज़र होती है वो हम आम आदमी की, सिविलियंस की नहीं होती। तो वी विल लर्न मैनी थिंग्स टुडे। जनरल हशर जी, नमस्ते एंड वेलकम टू द शो सर। Thank you. थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम सर। एंड यस्टरडे, कल मैंने अपने ट्विटर पे जब मैंने लगाया कि जनरल साहब प्रोग्राम के लिए उन्होंने हमें मौका दिया है, तो लोग बहुत खुश थे, मुझे काफ़ी सवालात भेजे थे। अब मैं वो सारे सवालात तो आपसे नहीं कर सकूंगा कि इतने सारे थे, तो मैंने उसकी रोशनी में एक क्वेश्चनर तैयार किया है। सर, आई विल स्टार्ट फ्रॉम 1948। आपने तो 79 में कमीशन लिया है शायद इंडियन सेना का, लेकिन ऑफ कोर्स आप एक एक चीज से वाकिफ हैं, आज़ादी से पहले के हालात से भी। मैं 48 पे आऊँगा, विच इज़ ए वेरी सिग्निफिकेंट ईयर, जब भारत यूनाइटेड नेशंस में जाता है। एक कमज़ोर सा पाकिस्तान, जिसके पास कुछ भी नहीं था, कि इवन उसको खाने पीने के लिए पैसे देने के लिए गांधी जी को व्रत रखना पड़ा और सारी चीज़ें करनी पड़ी। एक तबाहशुदा फारिग कंट्री था। भारत को क्यों यूएन जाना पड़ा? क्या भारत अपना इलाका खाली नहीं करा सकता था, पीओके और गिलगित बल्तिस्तान? See, whenever a leader takes a decision, वो अपना उस समय का advice from his possibly from his staff, उस समय के हालात, and possibly in his perception it is the best decision. आज अगर हम सोचें, and if we look back to 48, we would definitely say that the decision is wrong. But in 1948, जब जवाहरलाल नेहरू ने वो decision लिया, तो possibly उस समय के हालात, उस समय का situation, और possibly a bit of pressure even from the Governor General, which could have been very logically on, is what made him move towards the UN. So हम जिंदगी अगर आप अपनी देखते हैं, हम जब डिसीजन लेते हैं तो उस समय के हालात सोच के लेते हैं, और जब कुछ समय आगे जाके पीछे का डिसीजन के बारे में फिर एनालाइज करते हैं, एट टाइम्स वी फील कि हमने उस समय कुछ और सोचना था। बट देन देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन दैट टाइम एंड द फ्यूचर व्हेन यू एनालाइज बैकवर्ड्स। आज एवरीबॉडी विल से द डिसीजन वाज रॉन्ग। इवन द आर्मी एडवाइस एट दैट टाइम टू पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज, do not go to the UN, we will regain what has been taken. But then he did not listen. Possibly he had, in his view, a different perception. सर, इसकी वजह ये हो सकती है कि जो हम एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री हम देखते हैं कि दूसरी जंग अजीम के दौरान अंग्रेज की बड़ी कमज़ोर हो गई थी गिरफ्त हिंदुस्तान पे। ख़ास तौर पे हिंदुस्तान की मैसिव आर्मी जो है वो अंग्रेज के लिए मुख्तलिफ फ्रंट्स पे परफॉर्मेंस दे रही थी। अंग्रेज के लिए मुश्किल हो गया था इंडिया के ऊपर कब्जा जारी रखना। फिर नेताजी की भी एक फोर्स थी, वो भी एक प्रेशर था। तो क्या कांग्रेस उस वक्त थक गई थी जो फौरन उन्होंने पाकिस्तान भी एक्सेप्ट कर लिया, पीओके पे कब्जा भी एक्सेप्ट कर लिया, और हमने नहीं देखा कि पाकिस्तान को सपोर्ट ही किया है? कहीं पाकिस्तान की तरफ से तो मामला तो उल्टे चलते थे भारत के खिलाफ, लेकिन भारत ने शुरू से ही पाकिस्तान को एक सपोर्टिव रोल वो किया। तो क्या ये वजह थी नेहरू जी की कि वो थक गए थे और वो चाहते थे कि अब जैसा तैसा हिंदुस्तान मिलता है वो ले लो? फ्रैंकली हिस्टोरिकली अगर आप देखो, बहुत चीजें थी। There was a pressure from the Governor General, then there were issues. British का policy था हमेशा divide and rule. So there were lots of issues that were coming in at that time. And for the British Indian Army ही नहीं, the naval revolt which took place, all these things added to pressures. And they were keen to get out. And one of the solutions that was coming in, which was the easiest which they could take. And कुछ पता नहीं, possibly it was also bulldozed down the throat of Jawaharlal Nehru at that time.
एक्चुअली द रियलिटी हिस्ट्री बुक्स कुछ कहती हैं, अंदरूनी बातें जो निकलती नहीं है बुक्स में काफी बार वो कुछ और है. So again, like I say, going back in history will give you nothing, because what was created is what we have. और जो उस समय का creation है, that for us, for our generation and for the next generations will remain. So you have to live with what was created and you have to manage with what was created. कोई nation अपने borders या अपने neighbors को चुनता नहीं है. It is given to you by destiny. You have to make do with your neighbors, you have to handle your neighbors, and you have to possibly manage the best way that you can, whether by force, whether by diplomacy, अलग-अलग तरीकों से. So you have to manage the borders. एग्रीड सर. सर हिस्ट्री को छोड़कर तो हम मतलब हिस्ट्री का कुछ कर नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट हमारी जनरेशन्स को हिस्ट्री याद होनी चाहिए और करेक्ट हिस्ट्री. द आयरनी ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, पाकिस्तान इन पर्टिकुलर, इंडिया में भी कुछ ऐसा है कि हिस्ट्री को भी काफ़ी डिस्टॉर्ट करके ये चीज़ें पेश की जाती हैं. मैं आता हूँ एक और हिस्ट्री की तरफ. 1979 द ईयर इंडिया को एक बहादुर जनरल मिला और जनरल हर्षा काकर ज्वाइंड इंडियन आर्मी. वो एक सिग्निफिकेंट साल था सर, जब इस रीजन में एक ऐसी जंग शुरू हुई जो आज तक चल रही है अफगानिस्तान में. और अफगानिस्तान से हिंदुस्तान का एक बड़ा गहरा रिश्ता है, जंगों का भी है और मोहब्बत का भी. या आखिरी कुछ सालों में जो अफगानिस्तान के डिस्ट्रक्शन के जो ये पिछले 3-4 डेकेड्स हैं, उसमें जो ओनली कंट्री जिसने पॉजिटिव किरदार डेवलपमेंट के लिए किया है वो इंडिया ने किया है. और अफगानिस्तान में अब कुछ सालों से पुलिस ट्रेनिंग इंडिया कर रही है, आर्मी ट्रेनिंग कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग कर रही है. मेरा सवाल ये है कि आज इंडिया अफगानिस्तान को इतना वो कर रहा है, तो 79 में सर क्या हुआ था जब रीजन में पूरी दुनिया के टेररिस्ट भी जमा हो रहे थे, फोर्सेस भी जमा हो रही थी, अमेरिका, यूरोप, पूरा नेटो, पाकिस्तान. तो भारत उस वक्त क्या सोच रहा था? क्योंकि आप भी उस वक्त जाहिर है एक आर्मी में आ गए थे, तो यू कम टू नो मेनी थिंग्स. भारत उस वक्त क्या सोच रहा था? और उस वक्त एक पैरेलल जियाउल हक ने इंडिया को इन्वॉल्व करने के लिए, जैसे खालिस्तान मूवमेंट हुई, वो ओवरनाइट तो 80s में नहीं आई ना, उसकी प्लानिंग थी कश्मीर की. तो उस वक्त भारत का क्या सोच थी पॉलिटिकल और आर्मी की, कि या वो खामोश तमाशाई बन के सिर्फ देख रहे थे? If you look 71 से पहले इंडिया रशिया अकॉर्ड साइन हुआ था, या इंडिया सोवियत यूनियन का अकॉर्ड साइन हुआ था. So we were by 79 still with the Soviet Union camp. ठीक है, and we were not with the US nor were we with Pakistan. So उस समय इंडिया stayed out of it because it was the Soviet Union that was involved. हमने ना ज्वाइन किया कहीं क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द सोवियत यूनियन. आफ्टर ऑल डिप्लोमेसी भी एक मेन चीज है. सो वी वर नॉट इन्वॉल्व विद इट डायरेक्टली एज फार एज द इंसिडेंट्स इन अफगानिस्तान वर कंसर्न. बट अगर आपको याद होगा कि व्हेन फाइनली द सोवियत यूनियंस लेफ्ट, Najibullah was hanged in Afghanistan. His family came to India, and the family is still residing in India. Right. So that is the sort of indirect support that India had. We did not have the economic might or the power then to be able to help out in Afghanistan. Our economy opened much later. But definitely, it's because of our close links with Afghanistan, we remained, with the Soviet Union and Afghanistan, we remained away. We were providing support post the withdrawal of the Soviet Union. In fact, even that time we were providing medical support. All through we had medical support given to the Afghans and basically to the Soviet group. So uske baad, even when the Soviet pulled out and the Taliban took over, the anti-Taliban faction ke saath India ka connect had always remained. We had a medical hospital running for the anti-Taliban faction, which was the Northern Alliance, and we were providing them support in a different form because they were always anti-Taliban in that form. So हमारा तो हमेशा तालिबान के अगेंस्ट सपोर्ट रहा ही है. सर इससे थोड़ा आगे चलें.
अफगान वार एक तरह से खत्म होती है 1984-85 में, जिनीवा एकॉर्ड साइन होता है, सारे वारलॉर्ड्स और अमेरिका पाकिस्तान सब मिलके वो चीज हो जाती है। अब पाकिस्तान में ये जो पाकिस्तान की मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडरशिप शुरू से बता रही थी कि 30-40 हजार पूरी दुनिया के जो टेररिस्ट थे, जिसको इन्होंने मुजाहिदीन का नाम दिया था, वो पाकिस्तान में जमा थे। अब 1985 में जब जिनीवा एकॉर्ड हो जाता है, अफगान वार ऑलमोस्ट एक तरह से फिनिश हो जाती है, तो पाकिस्तान के वो 30-40 हजार जॉबलेस टेररिस्टों को कहीं तो खपाना था। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी मार्केट इंडिया है। पंजाब में एक इंसर्जेंसी शुरू होती है। सर, हम बहुत सुनते हैं कि पंजाब में एक जेनोसाइड हुआ, सिखों का ये हुआ वो हुआ। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप तो उस वक्त सेना में थे, क्या हुआ था गोल्डन टेम्पल में? हमने सुना है कि रेड हुई थी, फिर इसके बाद जो चीजें हुई, सर आज के जनरेशन को जरा बताएं कि हकीकत क्या थी, और उसमें नुकसान तो हिंदुस्तान का हुआ। देखो, देयर वाज, आफ्टर ऑल जब मिलिटेंसी शुरू होती है, मोस्ट ऑफ इट ऑफ कोर्स वाज पुश्ड फ्रॉम अक्रॉस, उसको सबड्यू था, एंड द मेन वर्क वाज बीइंग लेड बाय द पंजाब पुलिस, द आर्मी वाज इन्वॉल्वड. व्हेन a religious shrine like the Golden Temple is taken over by people who are anti the religion, anti the state, fighting the state, looking for a separate state within a state, तो ऑटोमेटिकली नो स्टेट विल एक्सेप्ट इट. चाहे आप कोई भी कंट्री दुनिया में ले लो, नो वन विल एक्सेप्ट अ बाइफिकेशन ऑफ द स्टेट बिकॉज ऑफ इट्स इंटरनल प्रॉब्लम्स. So when you have such an organization which occupies in a religious institution, after all you have to remove it. So you had to only go in there to remove the people who had illegally occupied it, were preventing others, and were seeking to create an environment of violence which was targeting locals. Who were the people who suffer? जब ऐसा कोई होता है, whether it is J&K when militancy picks up or it was Punjab at that time, the majority of the sufferers were the locals who were innocent, who were not involved in either side. It's even happened in the Northeast. So if you have to save the locals, then you have to go after the terrorists. And when it went in, and you would have to realize that when the army went in, they went in with full regard, with full respect to the religious institution. जो भी damage हुआ, everything was done up. Post that, the area around was cleaned, the area was beautified, it was reconstructed in a similar manner or even better than what it was when they had occupied it. And when someone occupies an institution which is regarded and respected globally, you cannot let that remain. It is against the ethos of the religion itself. So you have to deal with such an incident, and you have to deal with it with full purity, with full respect, with full regard. And that is what they had. सर, हाँ, मैं ह्यूमन राइट्स के फील्ड में काम करता हूं। मैंने एक चीज नोट की है कि दुनिया के कई मुल्कों में मूवमेंट्स होती हैं, जैसे ये खालिस्तान मूवमेंट है। मैं ये कहता हूं कि हिंदुस्तान में हम देखते हैं कि राइट फ्रॉम 1947 से अब तक सिख कम्युनिटी को कोई प्रोसिक्यूशन नहीं है, उनके खिलाफ कोई एट्रोसिटीज नहीं है, जैसे पाकिस्तान में बलोचिस्तान में हो रहा है, सब कुछ हो रहा है सिखों को तो। और इनका कोई इकोनॉमिक वो भी नहीं है कि इनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या सब कुछ। दे आर हैविंग ए वेरी गुड पार्ट ऑफ गवर्निंग एंड अदर इंस्टीट्यूशंस। तो फिर ये रातों रात ये मूवमेंट कहां से आ गई? और इसमें क्या इंडियन इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं था कि एक इतने बड़े गोंडल टेम्पल को एक मूवमेंट ने कैप्चर कर लिया, जैसे कि आपने कहा, और इतनी चीजें हो गई, हथियार जमा हो गए। तो व्हाट इंडियन इंटेलिजेंस वाज डूइंग, वाइल पता था कि पाकिस्तान में 30-40 हजार टेररिस्ट हैं, जियाउल हक जैसा एक बदबूदार आदमी वहां पे रूल कर रहा है, तो क्या वो ओवरनाइट कैसे हो गया सर? It was not overnight. It was steady. You were avoiding going into a temple. You were you were dealing with it all around. जब बाकी सब जगह कंट्रोल में आया, and this was the final place, और इनको इतना समझाया कि please do not desecrate the temple, do not do anti-religious activities in the temple. जब वो सब समझाने के बाद अगर नहीं हुआ, then
it was the final answer which had to be done. And you are avoiding doing it till the last stage. After all, you have a lot of respect for the community, you have a lot of respect for religion, and you do not want to do anything which will hurt sentiments. So nobody wanted to do it until there was no option. It had gone to a level कि आपके पास कोई option नहीं था, and that is when you decided to do it. तो सर फिर इसी सिनारियो में हम आते हैं 89 की तरफ, जबकि एक बहुत बड़ा हमला होता है हिंदुस्तान पे, भारत पे, और कश्मीर के अंदर एक इंसर्जेंसी पैदा की जाती है। शायद ही लिविंग मेमोरी में मुझे याद नहीं पड़ता कि एक उसी मतलब हिंदू मेजॉरिटी कंट्री में हिंदू कश्मीरियों को अपना घर बार मंदिर कारोबार सब चीजें छोड़ के निकलना पड़ा। वो भी एक बहुत बड़ा हादसा है जो कि आज तक एक जख्म की तरह पूरे भारत पे है, और उसके असरात ऑफ कोर्स भारत की ओवरऑल प्रोग्रेस पे पड़ता है। तो कश्मीर में जो हुआ सर, उसके बारे में भी बताएं कि उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। अब तो इतने साल हो गए सर। देखो, अभी प्रेजेंटली इफ यू लुक एट इट, सिचुएशन इज वेरी लार्जली अंडर कंट्रोल। इंसिडेंट्स बहुत कम है। अगर आप परसेंटेज और फिगर्स और देखो, इंसिडेंट्स आर लेस। अब वेयर आर द टेररिस्ट स्ट्राइकिंग? दे पहले तो दे वुड ट्राई एंड अटेम्प्ट एट आर्मी कॉलम्स और आर्मी कॉन्वॉयज, अभी वो नहीं हो रहा। अब हाउ डू यू शो or try and create fear? It is by attacking innocents. Now, when you attack an innocent, it's a double-edged sword. Ek, to innocents go against the terrorist, which is why the armed forces or the army is today achieving success almost on a daily basis. Secondly, what happens is that when you hit innocents, not only do you create an alienation, but at the same time, जो फर्क उल्टा पड़ता है is when the army goes in for operations, at times there is collateral damage. The collateral damage at times hurts the innocents. But presently, over the last few years, there has been a lot of change. Collateral damage बहुत कम हो गया है. Inputs are flowing in at regular intervals, with the bargain that the terrorists who are inside today are very limited in numbers, which are managing to sneak in despite, क्योंकि आप बॉर्डर चाहे जितना भी पहाड़ी इलाका है, जितनी आप फेंसिंग लगाओ, जितने भी आप ग्रिड लगाओ, there will always be an odd gap where a few will sneak in, most don't. So the levels, the numbers and the levels kept down are very low. The locals joining militancy has reduced a lot. Development is displaying a change. So there is a lot of change which is coming in. और हर militancy के अंदर it will rise to a peak and start coming under control. So that is also what happened in Kashmir. Today it is very much under control. The incidents are far low. There is a lot of freedom of movement. आप अगर videos देखो JNK के, you will find not only traffic, everything is open, life is normal, there is no disturbance anywhere. So things are changing. And these are things which will come in because when there is a foreign sponsor behind it, there is someone who is arming, feeding, providing, तो थोड़ा बहुत impact आएगा. And if it is, and the fact is that Pakistan is also aware after Balakot and the strike across, you cannot try anything big because you will be hit hard. आपने 2 बार तो अपने लोगों से बात बचा ली कि भाई क्या असली में हुआ, तीसरी बार आप बचा नहीं पाओगे. So there is that fear psychosis within the Pak armed forces. So that thing is also bringing about a change. All these situations will bring a change in time. गुड सर. सर मैं पॉलिटिक्स से हट के फिर एक सिविलियन की हैसियत से मेरे जहन में एक सवाल है. एक बड़ी सिचुएशन है जिस पे मैं जानना चाहता हूं कि हाउ डू यू सी एज ए मिलिट्री मैन. 2 भाई हैं, रामपुर से ताल्लुक है, रामपुर के राजकुमार थे, साहबजादा यूनुस खान, साहबजादा याकूब खान. दोनों ब्रिटिश इंडियन आर्मी में ज्वाइन करते हैं, वर्ल्ड वॉर में गिरफ्तार भी होते हैं, दोनों भाई जेल में भी रहते हैं. 47 आता है, एक भाई जनरल यूनुस खान डिसाइड करते हैं भारत में रहने का, एक भाई जनरल साहबजादा याकूब खान डिसाइड करते हैं पाकिस्तान जाने का.
48 में भारत और पाकिस्तान की जंग में दोनों भाई का मुकाबला होता है, या 65 में, आई एम नॉट श्योर। सर वो क्या सोच थी? एज ए मिलिट्री मैन मुझे बताइए कि मैं बड़ा उस पर सोचता हूं कि दो भाई हैं, पहले एक ही फौज के लिए लड़ रहे हैं। जज्बा होता है ना सर, क्योंकि फौजी पैसे के लिए नहीं लड़ता। पैसे के लिए करना होता तो वो क्रिकेट में जाता, इधर उधर जाता। फौजी तो एक जज्बे से जाता है अपने उसमें। वो एक फौज के लिए दोनों मिल के लड़ रहे हैं। क्या ऐसी चीज आ गई सर कि दोनों भाइयों ने एक दूसरे पे गोलियां चलाई? और मेरा ख्याल है फिर बहुत बाद में जाके इनके साहबजादा याकूब खान की बेटी की या बेटे की शादी इंडिया में हुई थी और इनकी मुलाकात हुई थी। सर वो फीलिंग बताएं कि वो कैसे चेंज हो गई साहबजादा याकूब खान की फीलिंग, कि जिस भारतीय सेना के लिए वो लड़ रहे थे उसी के खिलाफ वो लड़ना शुरू हो गए जिसमें उनका अपना भाई भी है। आप जिस देश के झंडे के लिए लड़ते हो, आप उसी के लिए लड़ते हो, योर फीलिंग्स गो देयर। ठीक है, इनफैक्ट इंसिडेंट्स बहुत आ चुके हैं पोस्ट, इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस, वेयर ऑफिसर्स जो पाकिस्तान की यूनिट्स के साथ थे, बलूच या पठान रेजिमेंट्स के साथ थे, एंड दे जॉइंड द इंडियन आर्मी, व्हेन ऑन द बॉर्डर वही बटालियन अक्रॉस है, तो वो दे रिकलेक्ट their टाइम विद द ऑफिसर्स, बट देन whichever यूनिट यू आर विद, whichever कंट्री यू आर विद, जिस कंट्री के आप झंडे के लिए लड़ रहे हो, योर फीलिंग्स आर देयर। जो आपका पास था, that does not come into play. It is whom are you responsible to now, which nation, कौन से लोग हैं जो आपके पीछे हैं, that is what will guide your future, and that is what will guide you when you are standing to fight. You're not concerned कि भाई उस तरफ मेरा भाई है या कौन है, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टुवर्ड्स द कंट्री यू आर इन, द फ्लैग यू आर फाइटिंग फॉर, एंड द मेन विद whom you are serving or commanding. उनकी जिम्मेवारी इज योर्स, सो यू विल ऑटोमेटिकली टेक दैट जिम्मेवारी फर्स्ट, ना कि रिश्तेदारी की जिम्मेवारी। Sir, I have a question about Kargil War. I think you were actively serving Indian Army at that time. हमें बीइंग ए पाकिस्तानी, हमें ये बताया गया है कि जनरल मुशर्रफ ने इंडियन फौज को भगा दिया था, कारगिल पे कब्जा हो गया था, सब कुछ हो गया था। नवाज शरीफ को क्लिंटन का फोन आया क्योंकि हिंदुस्तान भाग के क्लिंटन के पास गया था, और क्लिंटन ने फिर नवाज शरीफ को डांटा, और फिर नवाज शरीफ ने मुशर्रफ को रिट्रीट करने का कहा। अगर नवाज शरीफ या पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप इंटरवीन ना करती तो पाकिस्तान आर्मी ने तो हिंदुस्तान की फौज को मजा चखा देना था। ये हमें हमारे अखबारों की हेडलाइन होती थी, और आज तक इस पे डिस्कशंस भी होती हैं। सर व्हाट हैपेंड इन कारगिल? हमने तो सुना है पाकिस्तान ने अपने लाशों को भी कबूल करने से इनकार कर दिया था कारगिल में। हुआ क्या था सर? There are books written by Pakistani generals. There are videos floating on social media in Pakistan by Pakistani leaders who have spoken about it. Musharraf का प्लान था to try and achieve what he could. वो पुराना प्लान था basically of trying to cut off the highway to Leh and to Siachen. But he was not expecting the determination with which the Indian armed forces fought. उनके logistic bases उड़ाए गए. The deployment जो उन्होंने किया था on the heights was smashed. The infantry assaulted, large casualties. We had 528 dead. At the end of it, when you were retrieving everything back, it was possibly in the beginning of July. आपको that tape is also on social media, आप देख सकोगे. The Musharraf realized that things are now getting out of hand. He requested an intermediary to approach Nawaz. Nawaz उस समय झेलम में था on a political rally, to go to US, request Clinton to come in between to save the respect of the Pak Fauj. Nawaz went to US. The moment Nawaz left, मुशर्रफ ने शुरू कर दिया ये कहानी सुनाना जो आप बोल रहे हो. The end result was, other than a few bodies basically of the Punjabi soldiers, Pakistan refused to collect the bodies
of the NLI, which is basically from Gilgit-Baltistan, and most of them are Shias. It refused to collect their bodies. They were buried on Indian soil. Chand few bodies की autopsy की गई, and you found grass and you found other local material in their stomach. They did not even have food to eat because their bases were destroyed. There was no way they could be supported from Pakistan side. ये हालात थी. In fact, Captain Sher Khan का भी citation, जिसके लिए he got the highest award, was written by an Indian brigadier who wrote the citation as a regard, and that is how he was given the award. The agreement that was reached was that the few Pakistanis who were left in Kargil would be allowed to go back. 10-12 prisoners of war थे who were injured and who were later on repatriated. और बाकी, of course, most of them were buried on Indian soil. अब surprisingly एक ही देश है दुनिया में for which, having lost so many soldiers in Kargil, having failed to achieve his aim, he should have been sacked. But आप देख लो, he became the president, he ruled the country for 10 years, nobody had the guts to sack him. And this is what they say, defeat into victory. The nation suffered a defeat, Musharraf got a victory, and he became the president of Pakistan. कभी जिंदगी में या कभी दुनिया में ये सुना है कि someone who has led to such a major loss continues to rise, and the person who saved his neck, Nawaz, by approaching US on the begging of Musharraf to save his neck, is the one who's thrown out. In fact, this is there in books written by Pakistani generals. It is there on recordings of discussions of the Kargil war by Pakistani generals on their own TV channels, not outside. सर, पीओके गिलगित बल्तिस्तान भारत की टेरिटरीज हैं, पिछले 72 साल से पाकिस्तान के कब्जे में है. मैं सिंपल सा आपसे सवाल करता हूं. मैं पाकिस्तानी नेशनल हूं, लेकिन बाय हार्ट आई फील इंडियन. एंड मैं अपने पुरखों के जो कसूर हैं, सबसे बड़ा कसूर मैं ये समझता हूं मेरे पुरखों का था कि उन्होंने हमें हमारा देश छुड़वाया और हमें एक आर्टिफिशियल देश में लेके आए. एज ए हिंदुस्तानी मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या भारत पीओके गिलगित बल्तिस्तान वापस ले लेगा? सिंपल सवाल सर. समय आएगा, सब होगा. Why jump the gun? ठीक है, everything will come with time when you are ready at a time of your choosing, at a place of your choosing, जब requirement है. And when there is a decision, because after all you have to look at multiple issues, तो जब सही समय होगा सब आएगा. For all you know, हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही हो सकता है. With the way things are moving in Pakistan, कुछ पता है कि वो अपने आप हो. So why are we jumping the gun? जब होगा, it will come. लेकिन ये होगा हमारी जिंदगियों में, होगा ना सर? ना चाहिए. सर, पाकिस्तान फौज के हवाले से आखिरी सवाल, फिर मैं दीगर कुछ इश्यूज हैं. एज ए सोल्जर आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान फौज को दो फ्रंट पे? एक तो जब वो हिंदुस्तान से जंग करते हैं तब आया वो प्रिंसिपल्ड हैं, क्योंकि एक फौजी के लिए प्रिंसिपल्ड होना, मैंने देखा है भारतीय सेना की वैल्यूज हैं, एथिक वैल्यूज हैं. जैसे कारगिल में लाशें छोड़ के वो चले गए तो भारतीय सेना ने पूरे मजहबी रसूमात के साथ उनकी तदफीन भी की और सब कुछ किया. जल्लादों की फौज नहीं है भारतीय फौज. आप पाकिस्तानी फौज को एज ए सोल्जर कैसे देखते हैं? बहादुर फौज है जब लड़ते हैं बाहर, और दूसरा उनका रोल जो इंटरनल है, एथनिक क्लेंजिंग है, बलोचों की, पख्तूनों की, मुहाजिरों की, सिंधियों की. इन दो फ्रंट पे पाकिस्तान फौज को एथिकली आप कैसे देखते हैं सर? जो फौज बिजनेस में और नेशन के कंट्रोल में इन्वॉल्व है, दे हैव द लीस्ट इंटरेस्ट इन गेटिंग इनटू कॉन्फ्लिक्ट. वेरी वेल सेड. नाउ उनका इनकम इज फ्लोइंग फ्रॉम बिजनेस,
आप जितना सीनियर जाओ आपको उतनी जमीन एक्स्ट्रा मिल जाती है। आप देख लो जो अभी आसिम बाजवा का डिक्लेरेशंस है, मतलब it is unbelievable for any general to have owned that unless you come from a family which had these lands, जो उसका है नहीं। If you have business interests which give you income, you have control over every institution of the country। आप अंदर जो करो कोई क्वेश्चन करने को तैयार नहीं है, whether you do it in Baluchistan, whether you do it in KP, whether you do it in Sindh, whether you do it in POK or even in GB now। अगर आपको कोई क्वेश्चन करने के लिए है नहीं, there is no authority to raise an issue, why will you get into a war with anyone else, suffer losses and then be degraded internally? आपका सिर्फ इंटेंशन है कि भाई मैं ऐसी कैपेबिलिटी रखूं कि इंडिया हमारे साथ ओपन वॉर, ओपन कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आए, या चाइना का मदद लूं और व्हाटएवर मींस आई हैव। आई डोंट वांट टू फाइट अ वॉर, क्योंकि अगर मैं लड़ा और हारा तो मेरा जितना पार है, जितना मैंने पैसा कमाया, सब कुछ पब्लिक डोमेन में आएगा, हमारी इज्जत उड़ेगी। सो फॉर अ नेशन लाइक दिस, फॉर एन आर्मी लाइक दिस, वो कहां लड़ेगी? एक बार द कॉमन सोल्जर इज एज गुड, स्टॉक वही है, वी ऑल कम फ्रॉम द सेम स्टॉक, but a soldier will only move forward if he has the right leadership। अगर लीडरशिप पैसे कमाने में, लोगों को सबड्यू करने में और मारने में लगी है इंटरनली, एंड ओनली अगेंस्ट दोज जो उनको वापस जवाब ना दे पाए, चाहे इट इज पिकिंग अप जर्नलिस्ट, चाहे इट्स पिकिंग अप इनोसेंट पीपल, डिसअपियरेंसेस, अबडक्शंस, जो आप कर रहे हो और आप कंट्री को रूल कर रहे हो, तो अगर आपका ये स्टेटस है तो आपकी लीडरशिप ऑन योर सोल्जर्स किधर है? वो तो सिर्फ नेम सेक के लिए है। टेल मी वन पर्सन हु डज नॉट हैव अ कलेक्शन ऑफ कॉर्नर प्लॉट्स। आप देख लो द वीडियो ऑफ दैट कर्नल्स वाइफ, द वे शी बिहेव्ड विद द पुलिस पीपल, यू सी द अदर्स हु आर बिहेविंग विद द पुलिस, कोई उनको सवाल पूछे तो उसको उठा लेते हैं। तो अगर ये रोल है नेशन का, आर्मी का, तो कहां पे वो इन्वॉल्व होगी फाइटिंग के लिए? इज नॉट इंटरेस्टेड इन फाइटिंग, he doesn't want to get into a war because he is more interested in pocketing money। एग्रीड सर। सर, चाइना की तरफ जाने से पहले एक सवाल है। मुझे बहुत सारे लोगों ने आपके लिए ये सवाल भेजा है, बहुत सारे लोगों ने, और मैं भी ये सोचता हूं कि भारत, अगर आप 5000 साल पहले जाएं, 2000 साल पहले जाएं, इवन 500 साल पहले जाएं, सुपर पावर दुनिया की, ठीक है, ऑक्यूपाइड थी 500 साल पहले, लेकिन स्टिल ऑक्यूपायर वर ऑन ए कंट्री विच वाज सुपर पावर। आज का इंडियन ये सवाल करता है कि हम अपने पोटेंशियल तक क्यों नहीं पहुंचे सर? हम क्यों अब तक, मैं नहीं कह रहा कि मिलिट्री वाइज, जनरली जो दुनिया में, भारत का खास तौर पे रीजन में, हम अब तक अपना पोटेंशियल अचीव नहीं कर पाए एज ए कंट्री इंडिया, या मैं गलत हूं सर? नहीं, you're right। In fact, we should have, I mean, the policies जो हमारे थे initially, you had to start from scratch। ठीक है, you had no industry because before independence, if you recollect, the entire area was being used to provide resources to the UK। ठीक है, आपका raw material would go and that would be manufactured there and that will be used there। जो भी उन्होंने इंडिया या उस समय इंडिया में क्रिएट किया, that was meant to serve their purposes। So when you started in 47, you started from scratch। The fact was, when you compare India and China, both started from scratch, but China then went way ahead। So we started with the socialist norm, then we went into a capitalist norm। So those decisions that we took and we began developing, उसमें we were slow। ठीक है, एंड एज द कंट्री स्टार्टेड टू ग्रो, वी आर ग्रोइंग, कोई शक नहीं है, एंड वी आर बिकमिंग अ पावर विच इज टुडे रिस्पेक्टेड ग्लोबली इन एवरी फील्ड, चाहे डिप्लोमेटिक ले लो, चाहे इकोनॉमिक ले लो, चाहे मिलिट्री ले लो। बट द स्पीड ऑफ ग्रोथ हैज नॉट बीन टू द लेवल विच इट शुड हैव बीन। पॉसिबली इट now needs another kickstart।
and we may in the coming years, possibly in the next decade or so, pick up again and regain that speed जो हमें जरूरी था. But the fact was that when we started from scratch, we had to establish our base industries. You had to start everything right from the beginning because you were exploited as a colonial nation. Sir, very well said, sir. Sir, मुझे बड़ा फील हो रहा है कि आई एम एब्जॉर्बिंग मैनी न्यू थिंग्स, और जाहिर है जो नज़र आपकी है एज ए मैन इन यूनिफॉर्म, ऑफ कोर्स हम लोगों की नज़र वहाँ नहीं होती. दैट्स व्हाई वी से दैट आर्मी मैन आर डूइंग नोबल जॉब. सर, कमिंग टू चाइना, मैनी थिंग्स, लेकिन पहले एक चीज़ तो इस्टेब्लिश्ड है कि चाइना इज़ इंडियाज एनिमी. इसमें कोई दो राय नहीं है. पाकिस्तान से भी ज्यादा हम ये समझते हैं कि चाइना ने कभी हिंदुस्तान को या इंडिया को एज सच एक्सेप्ट नहीं किया. पाकिस्तान से तो समझ में आता है कि क्या वजह है. चाइना से क्लैश ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ ये है कि उनकी इंपीरियलिस्टिक पॉलिसीज. शुरू में यहां से करूंगा कि ये बिगेस्ट एनिमी, तो लास्ट ईयर फिर इंडिया ने चाइना के सदर को इतना मान दिया, सम्मान दिया, और इतने इंडियंस को ये फीलिंग होने लगे थी कि अब चाइना के साथ तो बहुत अच्छा एक दोस्ती का रिश्ता और एक डेवलपमेंट होगा, रिलेशनशिप. अचानक फिर चाइना ने ये जो गलवान पे किया, तो सर ये हमारी कैलकुलेशन में मिस्टेक थी. हम एक अच्छी शरीफ कौम हैं, तो हम हमेशा सब पे भरोसा कर लेते हैं. क्या ये हुआ था कि हम चाइना को उस वक्त दोस्त समझते थे कि नहीं, हमारे दिल में था कि नहीं नहीं, इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता, और ये गलवान अचानक हुआ था. सर, दो तीन चीजें हैं अगर आप इसको पूरे एनालिसिस में करो. पहले तो इंडियन पॉलिसी हमेशा रही है गुड नेबरली रिलेशंस. आप चाइना से पहले पाकिस्तान की तरफ जाओ, कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर नहीं है जिसने पहले हाथ बढ़ाया हो. कोई नहीं है. हर प्राइम मिनिस्टर ने हाथ बढ़ाने की कोशिश करी, बातचीत से मामला सुलझाने की कोशिश करी, पर हर बार कुछ ना कुछ इंसिडेंट हुआ जिससे पीछे का कदम लेना पड़ा. आप देख लो, अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नवाज शरीफ को इनवाइट किया था स्वेरिंग इन के लिए, उसके बाद उनकी जिस दिन ग्रैंड डॉटर की शादी थी, ही फ्लू इनटू पाकिस्तान, मेट हिम देयर ऑन हिज वे फ्रॉम अफगानिस्तान एंड देन केम. उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पठानकोट हुआ इमीडिएटली विद इन लेस देन अ वीक. So there is no prime minister, चाहे it was वाजपेयी, चाहे मनमोहन सिंह ले लो, चाहे पीएम मोदी ले लो. Similarly with China, हर प्राइम मिनिस्टर ने कोशिश करी है कि let us maintain relations, let us resolve disputes through talks. You've had 27 rounds of special representative talks to resolve the border dispute. आप लोगों ने अग्रीमेंट साइन हुई है दोनों देशों के बीच में to resolve the border disputes. So at every stage, the effort has been made towards resolving this. The problem comes when you cannot, when ultimately India always knew कि China will consider us a competitor, क्योंकि in Asia दो ही देश है जिनके अंदर पार है एक दूसरे को चैलेंज करने के लिए, इंडिया एंड चाइना. And then there is the region of South Asia, where India has always had a stronger hold. South Asian power to India has always been. There has never been a doubt. So this issue about China we were always hoping that economically we can develop. Differences hai, but put differences aside. Let us work together towards common goals. So you never did anything which would hit China in the back. Despite China also putting in steps to support Pakistan at every stage against India, चाहे वो UN में हो, चाहे वो National Nuclear Suppliers Group में हो. So you were hoping for it. ये जो incident हुआ है लद्दाख का, this was planned. It was a means of possibly salami slicing. कारण इसके कुछ भी हो सकते हैं, because officially China has not given any reason. जो भी रीजंस आ रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम आर स्पेक्युलेटिव. अब व्हाई इट डिड इट, पॉसिबली फॉर व्हाटएवर रीजन इट इज डन इट, बट ये प्लान्ड एक्शन था.
somewhere there was an error in terms of determining कि चाइना का इंटेंशन क्या था. It moved its troops in, inputs आ गए थे of movement. It was still presumed to be an exercise. But उनका जो इंटेंशन चेंज हुआ, जो उन्होंने प्लान किया, दे केम प्रिपेयर्ड फॉर हैंड हेल्ड फाइटिंग. जब वो ले आए थे दोज इंस्ट्रूमेंट्स फॉर फाइटिंग, सो ऑटोमेटिकली इट वाज प्लान्ड. एंड दिस इज व्हाट हैज सेट बैक इंडो चाइना रिलेशंस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम टू कम. जो इसके कारण जो ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है, उसको रीसेट करने में बहुत टाइम लगेगा. सर, व्हाट इज द सिचुएशन राइट नाउ? गलवान में क्या पोजीशन है? क्योंकि ओपोजिशन, पॉलिटिकल ओपोजिशन ऑफ इंडिया कहते हैं कि चाइना ने कुछ इलाका कब्जा किया हुआ है अभी तक. स्टैंड ऑफ के बारे में यह है कि स्टैंड ऑफ इज ऑन इंडियन टेरिटरी. तो क्या एक्चुअल सिचुएशन सर क्या है, आम इंडियन जानना चाहता है सर. सिचुएशन ये ले लीजिए, एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो बॉर्डर है, इट इज अनडिमार्केटेड. इट इज अ लाइन ऑफ परसेप्शन. लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान के साथ हैज बीन साइंड इन द शिमला अग्रीमेंट अप टू पॉइंट NJ 98452. विद चाइना देयर इज नो सच अग्रीमेंट. अब जो हमारा परसेप्शन लाइन है वो उनकी तरफ है, जो उनका परसेप्शन लाइन है हमारे तरफ है. दोनों परसेप्शन लाइन के बीच में जो इलाका है, उसे आप ग्रे जोन कहो या उसे डिस्प्यूटेड एरिया कहो, जो आप बोलो. तो जहां पे वो आए हैं, दैट इज विद इन द डिस्प्यूटेड एरिया. अब फॉर अस, जो इंडियंस का परसेप्शन है कि इट इज इनसाइड आवर टेरिटरी, द चाइनीज परसेप्शन इज इट इज देयर टेरिटरी बिकॉज दे हैव कम टू द लाइन ऑफ कंट्रोल. हाउ डू यू डिफाइन इट व्हेन देयर इज नो डिमार्केशन? इट इज अ मैटर ऑफ परसेप्शन. तो अगर मैं कहूं कि भाई सिंस इट इज इनसाइड इंडियन परसीव टेरिटरी, सो हमारा इलाका है. चाइना की तरफ से इट इज विद इन आवर परसीव टेरिटरी, सो इट इज आवर एरिया, क्योंकि ये ग्रे जोन बीच में है. एग्रीड. सो दिस इज द एरिया जहां पे द स्टैंड ऑफ्स आर टेकिंग प्लेस. नाउ द क्वेश्चन इज, इट इज ऑन नाउ, टॉक्स आर ऑन. अगर टॉक्स के थ्रू रिजॉल्व होगा ठीक है, अदरवाइज द गवर्नमेंट विल थिंक ऑफ समथिंग और लुक एट अनदर ऑप्शन इन द लॉन्ग टर्म. Do you see a possibility of another option also? That is up to the government to take a call. And the army is ready willingly to achieve that target. The army has got its role and task, and that is to firstly follow the orders of the government. The second role and task of the army is to ensure that our territory is our territory. We are insisting कि भाई ये line of actual control है, Indian perception, and that is what we will maintain. We are unwilling to come to any agreement other than our perceived line of actual control. It is going to take time to resolve. It is not something, क्योंकि अगर चाइना आया है मई के महीने में, अगर आपने 4 बार बात करी और वो चले गया, तो क्यों आया मई के महीने में? क्यों इतना खर्च किया? क्यों इतने फोर्स लेवल लाया? क्यों इतना स्टॉकिंग किया? Whether he will plan to move by winters, whether he will plan to stay in winters, will the discussions continue? The aim is always to resolve without raising the tempo. If it does not come to a resolution, at some stage of time, the government may have to think. That is, at that level, when they have to think, they will take a call. सर, अक्साई भारत, जिसको अक्साई चीन कहते हैं, हम अक्सर सुनते हैं इंडियन लीडरशिप से कि वी विल टेक बैक POK, वी विल टेक बैक GB. We never talk about Aksai Bharat. Isn't it our territory which is in enemy's possession? काफी बात हो चुकी है कि Aksai chain is part of India and it is meant to be a part of India. It has always been spoken. अभी भी recently राम माधव ने भी ये statement दिया था. Amit Shah had spoken about it in Parliament some time back. So these issues are raised. अब how, when and what, like I told you, it is a government call. कब है, which is a situation which suits you, क्योंकि आप तभी करोगे when it is in your favor and the situation is suiting you.
You will never do it when you are in a disadvantageous situation. Sir, I have last two questions. फर्स्ट, आपके एक कोलीग हैं मेजर गौरव आर्या। मैंने आपसे, मेजर साहब से, मैं इन चीज़ों को देखता हूं कि सोल्जर नेवर रिटायर्स। वो फौज से रिटायर होके भी देश की सेवा करता है, और जैसे आपकी हर चीज़ पे नज़र होती है और आप इस कौम को गाइड कर रहे हैं, इसी तरह मेजर साहब भी अक्सर कुछ ना कुछ चीज़ें कहते हैं। उन्होंने अभी एक बयान दिया था कि इंडिया को चाहिए कि तिब्बत और बलूचिस्तान को आज़ाद रियासत कबूल करके गवर्नमेंट्स इन एग्जाइल इंडिया में कायम की जाए। और अमेरिका जिस हिसाब से आजकल तिब्बत के लिए, ताइवान के लिए लेजिस्लेशन कर रहा है, स्टेटमेंट्स दे रहा है, तो कहने वाले कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान की जगह अमेरिका होता तो अब तक बलूचिस्तान और तिब्बत आज़ाद हो चुके होते। तो सर, व्हाट इज द पॉलिसी इंडिया शुड टेक जब पाकिस्तान इंडिया में इतनी प्रॉक्सिस चला रहा है, खालिस्तान और कश्मीर एक नॉन इश्यूज को पाकिस्तान इतना बढ़ावा दे रहा है, इंडिया में टेररिज्म कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और धड़ल्ले से कहता है कि हम कश्मीरियों के साथ हर चीज करेंगे, मदद करेंगे, सब कुछ है। क्या बलूचिस्तान और तिब्बत के हवाले से इंडिया की पॉलिसी एग्रेसिव नहीं होनी चाहिए सर? दोनों को अलग कर लेते हैं। जी सर। 2016 में या 16 में अगस्त 15 प्राइम मिनिस्टर का स्पीच फ्रॉम द रैम्पर्ट्स ऑफ द रेड फोर्ट, ही सपोर्टेड बलूचिस्तान। ठीक है, हाउ मच आर वी गोइंग टू गो अहेड एंड सपोर्ट बलूचिस्तान? दैट इज अ कॉल जो गवर्नमेंट लेगा। एज फार एज तिब्बत इज कंसर्न, currently we are not pushing into Tibet because you want to try and resolve relations. Dalai Lama India में बैठा है, the Tibet government in exile under Dalai Lama is sitting in India, but we are keeping Tibet still out of the discussion range because you are looking for resolution, you are looking for growth. A time may come when India may change policy. कब आएगा is a decision again, like I said, सरकार लेगी. You and me are too small fries to even comment कि कब लेना है. अब if India was the US, and if India had the same military power and the economic power as the US, then India wouldn't have been where it is. ठीक है, then China wouldn't have come into Ladakh the way it has come. Agreed. Okay, so a nation only applies pressure on a nation on whom it feels it can because of its power, but it can only apply so much. Whatever China had as an intention has fizzled out. अब आप सिर्फ वहां बैठे हो, you cannot push further. ठीक है, so you now have no choice but to stick in an area which is unsuitable for you in the long term, or go back. You have only those. Now, as far as supporting Baluchistan, it is very easy to open a government in exile in Baluchistan. MQM के leadership को इंडिया में invite कर लो. It is very easy to do that to further aggravate. It is another means कि look, we are giving you a chance now. Before we start aggravating the situation, cool down. अगर कुछ sense होगा, the question is, in Pakistan, economically, they can do nothing. They do not even have the power to attempt anything in J&K. जो आप छोटा मोटा कर रहे हो, आप सपोर्ट कर रहे हो, कौन आपको सुन रहा है? दुनिया में किसी देश ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया कश्मीर के मामले में अदर देन टर्की? टर्की का तो काम ही है बैक करना. इवन टुडे मलेशिया विल नॉट बैक. ठीक है, योर ओन, I mean, the nations on whom Pak banks on maximum, Saudi Arabia and UAE and Qatar, none of them are supporting you. तो आप अकेले, आप चाहे जितना छत के ऊपर खड़े होकर चिल्लाओ, कश्मीरी इसके साथ हम खड़े हैं, जब आपकी बात कोई सुन नहीं रहा, तो आप किसके लिए चिल्ला रहे हैं? अपने लोगों को खुश करने के लिए? और क्यों खुश कर रहे हो अपने लोगों को? क्योंकि अगर आपने कश्मीर का मामला हल कर दिया, इंडिया से बातचीत शुरू कर दी, then why do you need an army which is so strong in eating 80% of your
government expenditure and you have no money even for hospitals or development. So the question is that the Pak government is only doing it because it has to do it क्योंकि आर्मी बोल रहा है चलाओ. उनकी बात तो कोई नहीं सुन रहा. जो भी उनका एजुकेटेड है आप उसको देखो, वो कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये फौज जितना पैसा पाकिस्तानी फौज खा रही है देश में तो खाने के लिए नहीं मिल रहा. जब पैंडेमिक शुरू हुआ, देश की पाकिस्तान की इकोनॉमी सिंक हो रही है, पैसा नहीं है, द आर्मी डिमांडेड a 20% हाइक इन सैलरी एंड टुक इट. तो क्या रहा? तो ये जो हालात है पाकिस्तान के, वो द प्रॉब्लम इज पॉलिटिशियंस डू नॉट वांट इट बट दे हैव टू डू इट, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो उनकी कुर्सी हाथ से छीन ली जाएगी और एनएबी उनके पीछे लग जाएगा. तो जो उनकी बात नहीं सुनता उनके पीछे एनएबी लग जाता है. सो व्हाट आर यू डूइंग? यू आर ओनली डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, बिकॉज और कोई सुन नहीं रहा है. यूएन आपकी सुन नहीं रहा. आप जितना चिल्लाओ, कौन सुना है आपकी बात? एक टर्की के अलावा और कौन सुन रहा है? ना सऊदी अरेबिया कमेंट देगा, ना यूएई कमेंट देगा, ना कतार देगा, ना मलेशिया देगा, ना बांग्लादेश देगा, ना कोई देगा. तो किस लिए चिल्ला रहे हो? अपने लोगों को खुश करने के लिए. सर तो फिर ये बताएं कि ये जो बलोचिस्तान है, ये ह्यूमैनिटेरियन इशू है. आपने सही कहा कि मोदी जी ने अपनी स्पीच में कुछ सालों पहले जिक्र किया था, लेकिन दैट इज द ओनली थिंग. अब आप ये देखें सर, वहां तो ह्यूमैनिटेरियन है जी. हाउ डू यू नो? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि सर ह्यूमैनिटेरियन इशू है सर. वहां लोग मर रहे हैं, जेनोसाइड हो रहा है. तो बरामदाग बुगटी एक तरह से स्विस जेल में, मेरी उनसे बात हुई, वो कह रहे हैं आरिफ भाई लैंड लॉक कंट्री है, इतना सा कंट्री है और मुझे बोलने तक की इजाजत नहीं है, मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता ना कुछ. उसको अजाइलम इंडिया ने इसने मांगी, मना कर दिया. हरबियार मरी का वीजा रिफ्यूज कर दिया. तो क्यों इंडिया इतना दूर रह रहा है जबकि इट्स अ ह्यूमैनिटेरियन कॉज सर? That possibly is not something which I will be able to answer, because that is a decision at the upper level for some reason. क्यों है ये पता नहीं, but possibly because Balochistan does not only involve Pakistan. It's also got a part of Iran. It will also have a part of Afghanistan. और दोनों देशों के साथ इंडिया का रिलेशंस अच्छा है. ठीक है, we can, so if we get into the Balochistan angle, then both the countries, Iran and Afghanistan, will also be impacted. So possibly because of that reason, when you bring in Baloch leaders into India, तो आप उनको आवाज दे रहे हो to raise not only against Pakistan but against two other countries. Whereas the problems within Pakistan, the genocide in Pakistan, the handling of the abductions and the treatment in Pakistan, वो India keeps raising. आप देखोगे जब भी पाकिस्तान JNK पे कमेंट करता है, the return comment is always on Balochistan. So it is not that India is not raising Balochistan, but to support the bigger Balochistan movement, you're not only looking at that part of Pakistan, you're looking at both Iran and Afghanistan. सर मैंने बड़े लोगों से ये सवाल किया, पहली बार सेटिस्फाइड हुआ हूँ जवाब से. आपने बिल्कुल सही कहा, ये तो वाकई एक थॉट प्रोवोकिंग. सर लास्ट क्वेश्चन, मेरे पास आपके लिए सवाल इतने हैं सर कि मैं आपको पूरा दिन बिठा कर रख सकता हूं, लेकिन आई नो सर यू हैव ए वेरी बिजी शेड्यूल, सो थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम. लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि अपने लोगों को अपने देश की खिदमत करने के लिए देयर इज नो बेटर वे देन बीइंग एन आर्मी मैन. आर्मी मैन से ज्यादा आई थिंक नोबल कॉज को है नहीं जो अपनी जान, खानदान, हर चीज कुर्बान कर देता है. लेकिन क्या वजह है कि हम देखते हैं कि एक क्रिकेटर को तो 5 स्टार लाइफ मिलती है, एक फिल्म स्टार को तो फैन फॉलोइंग, अरबों रुपया मिलता है, मतलब हर चीज दुनिया की मिलती है, लेकिन एक फौजी जिसने अपनी जिंदगी कुर्बान कर देनी होती है इस देश के लिए, इस देश के लोगों के लिए, कि वो क्रिकेटर और वो फिल्म इंडस्ट्री के लोग एक अच्छी लाइफ गुजार सकें, एक सिक्योर्ड लाइफ गुजार सकें, उसके लिए वो जो फौजी कुर्बानी दे रहे हैं सर,
अमेरिका और वेस्ट का फौजी वेरी वेल पेड होता है, वेरी, उनके आफ्टर रिटायरमेंट भी बहुत अच्छी सहूलियत होती हैं। क्या इंडिया की आर्मी वेल पेड है? और दूसरा ये है कि क्या सरकार कुछ उसमें उनकी लाइफ को बेटर करने के लिए क्या कर रही है सर? आप एक बार आर्मी ज्वाइन करो, आप परिवार में आ रहे हो। ये परिवार आपका देखभाल करेगा आपके आखिरी दिन तक, और आपके जाने के बाद आपके परिवार का। ये जो बॉन्डिंग आपकी फौज के अंदर है, ये बॉन्डिंग कहीं नहीं है। एक दूसरा, हमें 5 स्टार लाइफ नहीं चाहिए, हमें नेशनल रिस्पेक्ट चाहिए, और वो हमें मिलता है। वो मिलती है। ठीक है। और अगर हम 5 स्टार लाइफ लीड करें तो हमारे और पाकिस्तानी फौज के बीच में फर्क क्या है? वेरी वेल सेड सर, वेरी वेल। सो यू आर लुकिंग फॉर नेशनल रिस्पेक्ट, आपको मिल रहा है। द गवर्नमेंट इज गिविंग यू इनफ कि आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ता। आपके परिवार का देखभाल और आपका देखभाल आखिरी दिन तक है, चाहे मेडिकल हो चाहे जो हो। ठीक है। नाउ द फैमिली दैट यू क्रिएट वाइल इन सर्विस आपके साथ रिटायरमेंट के बाद भी चलती है। मेरे रिटायरमेंट हुए 5 साल हो गए। मैंने यूनिट को कमांड करी थी 99 टू 2002, तकरीबन 20 साल हो रहे हैं, 18 साल हो गए। आज तक अगर मेरे नीचे कोई जवान था और उसकी बेटी या बेटे की शादी होनी है या उसने कार खरीदी है, अभी भी मेरे को व्हाट्सएप आएगा कि सर आपका ब्लेसिंग चाहिए। इस परिवार के अलावा और क्या हो सकता है? इससे ऊपर हमें क्या चाहिए? सर आपके कुछ देशवासी थे जो अब आपके दुश्मन हैं, पाकिस्तान। उन देशवासियों के लिए आप क्या पैगाम देंगे? खास तौर पे दो ग्रुप्स हैं वहां पे, एक है पंजाबी, एक है नॉन पंजाबी। उन दोनों के लिए आप क्या पैगाम देंगे टू फॉर द बेटरमेंट ऑफ द रीजन, फॉर द पीपल ऑफ द रीजन? उनके लिए सिर्फ ये बोलूंगा कि अपने फेक न्यूज जो आपके सामने आ रहा है उसको अवॉइड कीजिए, रियलिटी खोल के देखिए। जो आपको दोस्ती के साथ मिलेगा वो कहीं और नहीं, उससे लड़ाई के साथ तो कभी नहीं मिलेगा। आपको उल्टा घुमा के कुछ लोग हैं जो जेब भरे जा रहे हैं और आपके पास कुछ नहीं है। आपकी फौज देश को कंट्रोल कर रही है नॉट बिकॉज ऑफ प्रेशर ऑन इंडिया, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो नहीं करेगी तो उनकी असलियत बाहर आएगी। आप उससे ऊपर निकलिए, मूव आउट। अगर आपने यही रास्ता रखा तो पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं रहेगा, 4 अलग देशों में अपने आप बढ़ जाएगा। क्योंकि जब बंदे परेशान होते हैं, एक समय आता है जब वो खड़े होंगे और अपना हक मांगेंगे। वो हक कौन देगा? जब हक के अंदर कुछ बचा ही नहीं होगा, सब खा लिया जाएगा और बाहर निकल जाएगा, तो कौन देगा? थोड़ा सा सोच समझ के तब आगे लीजिए। सर थैंक यू वेरी मच। और यह है कि आज मेरे जहन में भी कई जो सवाल आते हैं जिनके जवाबात हर जगह से मैं लेने की कोशिश करता हूं, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं था। लेकिन आई हैव लर्नड अ लॉट टुडे, और इन फ्यूचर अगेन आई विल आपको तकलीफ दूंगा इन फ्यूचर भी, क्योंकि इसी तरह आज की जनरेशन सीखती है। आप लोगों के जो अनुभव, आपके एक्सपीरियंसेस हैं, उनसे ही कौम सीखती है। और मेरे पास सवालात सर बहुत थे, लेकिन मैं जानता हूं कि जिन हालात से भारत इस वक्त दो चार है, इसमें हर चीज पब्लिक के सामने खुल के बात नहीं की जा सकती। इसलिए मैंने कुछ सवाल नहीं पूछे आपसे, क्योंकि आई नो कि जरूरी नहीं होता कि हर चीज डिस्कस की जाए। तो थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग अस टाइम। इट वाज ए ऑनर फॉर मी सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, इट वाज माय प्लेजर आल्सो। थैंक यू सर।